आज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट का टेस्ट डिस्कशन है और आज है डे 26, ठीक है 27 है आज। अच्छा आज डे 27 हो जाएगा तो टेस्ट हो चुका है। अच्छा तो ऑब्जेक्टिव में 1 से लेकर के 5 तक में कोई डाउट था? 2 नंबर में इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर के बारे में बताया जा रहा है। द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कितना होगा? यहां पर देखो ये पहला बार रीडिंग कहां तक पहुंचा है 1.5 तक, अब फिर कितना दिखा रहा है सीधा 3 पे, ठीक है। तो इसके बीच में टोटल कितना कितना ये बोल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 में टोटल कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन है, ठीक है। तो इस 1.5 को 10 से डिवाइड कर दो। वो क्यों करना है डिवाइड कि सबसे कम अगर काउंट ये वोल्ट मीटर दे पाएगा तो कितना का दे पाएगा। तो सबसे कम अगर दे पाएगा तो 0 नहीं बोलेंगे, 0 से थोड़ा बहुत तो उठेगा ना, थोड़ा बहुत उठेगा तो सबसे पहला और सबसे मिनिमम जो काउंट होगा वो यहीं पर आकर के रुकेगा। इसका सबसे पहला अगर जो काउंट ये देना चाहेगा तो कहाँ रुकेगा? यहाँ पे। और इसका वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। ये लिस्ट काउंट जो बोल रहा है ना वो उसका सबसे कम वैल्यू वो क्या दे सकता है वो पूछ रहा है। तो सबसे कम वैल्यू क्या दे सकता है? तो यहाँ पर है रीडिंग जो है 1.5 फिर अगला बढ़ेगा 3 के बाद और 1.5 मतलब 4.5 ऐसे बढ़ रहा है। तो इसके बीच में डिवीजन कितने हैं मतलब बराबर भाग में कितना बटा हुआ है? 10 भाग में। तो 1.5 को 10 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 डिजिट और 0 आ जाएगा नीचे। 15 बटा क्या हो गया ये 100। तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम लोग? पॉइंट लगा देंगे, 0.15 वोल्ट आ जाएगा। अब देखो इसमें भी 0.15 और इसमें भी 0.15 है। उसके बाद क्या बोलता है? वोल्ट मीटर रीडिंग शोन बाय इट, इसके द्वारा कितना रीडिंग दिखाया जा रहा है? यहाँ तक तो 1.5 हो गया है, ठीक है। फिर 0.15 और बढ़ा होगा और 0.15 और बढ़ा होगा तो टोटल कितना हो गया? 0.3 और बढ़ गया 1.8। अभी भी नहीं समझ में आया? तो क्या हम दो इन दोनों के गैप के बीच में हम लोग कितना डिवीजन लेके आए हैं? 0.15। चेक करो यहां तक कितना डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 0.15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 गुना 12 होता है 180। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। 1.80 वोल्ट दिखा रहा है। क्या सही है? नहीं तो फिर 1.5 के बाद ये 2 रीडिंग आगे गया है। 1.5 के बाद कितना रीडिंग आ गया? 2 रीडिंग। तो 0.15 और फिर से 0.15 बढ़ा, मतलब 0.15 कितना बार बढ़ा? 2 बार। तो 0.15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.30 और पहले से कितना था? 1.5। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.80। अब कितना अलग तरीका से निकाल सकते हो इसको वो देख लो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। उससे कम नहीं कर रहा है। क्या उससे कम कर रहा है? अरे दो क्वेश्चन है। द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट रेस्पेक्टिवली। मतलब ये वोल्ट मीटर कितना का रीडिंग दिखा रहा है और सबसे कम मतलब सबसे कम कितना काउंट दे सकता है, मतलब सबसे कम वोल्टेज ये कितना तक बता सकता है। इसका क्षमता सबसे कम से यहाँ पर अगर जो रुक जाएगा तो हम लोग इसके बारे में कुछ कमिट नहीं कर सकते कि हाँ ये भले बोल सकते कि 0 से लेकर के 0.15 के बीच में वोल्टेज है। लेकिन अगर जो एक फिक्स वैल्यू पूछा जाएगा हम लोगों से कि कितना वोल्टेज काउंट ये दे रहा है या फिर इसका कितना वोल्टेज बताया जा रहा है तो ये 0.15 ही ना बोलेंगे इसको। चलो आगे चले। तीसरा नंबर, ये सब जल्दी बोलो। 7 नंबर। सेवन नंबर के बाद 6 क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड is 0, decreases as we move towards its end, increases as we move towards its end, it's same at all points. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर में सारा जगह तो यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म होता है तो सब जगह एक ही जैसा होगा। इट्स सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। चलो ये ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर आते हैं, ये क्वेश्चन में क्या है? रेसिस्टिव करंट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स,
पहले अगर जो करंट आई था तो अब नया वाला करंट कितना हो गया है 2i। क्वेश्चन कैसे देखो अटेम्प्ट लेते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखो कि हम लोग के सामने क्वेश्चन आए तो क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डेसिपिएटेड, हीट जो निकलता होगा, ठीक है, उसमें परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो पुराना वाला हीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या है I² R इंटू टी। अब अगर जो हम नया हीट निकाले H के जगह यहां क्या लगा दे H डैश, तो यहाँ पे I के जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2i, I की जगह क्या वैल्यू लगेगा 2i का स्क्वायर, ऐसे लगाएंगे, और इंटू R इंटू टी, तो कितना आ जाएगा 4i² R टी। तो अगर जो पूछता कि कितना गुना है नया तो 4 गुना, लेकिन यहां पर परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज 400% नहीं, चेंज कितना का दे रहा है I² RT एक बार था, अब कितना बार हो गया 4 बार, तो चेंज कितना का हुआ 3 बार का, कितना का हुआ चेंज 3 बार का, तो 300%। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे चेंज जो पूछ रहा है तो चेंज निकाल दो H डैश माइनस H, क्या हो जाएगा 4i² RT और माइनस I² RT, तो कितना हो जाएगा 3i² RT। चेंज कितना का हुआ 3i² RT का। अब हमको परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, तो जिस चीज का परसेंटेज पूछता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो किसका परसेंटेज पूछ रहा था चेंज का, तो चेंज जितना आया था उसको ऊपर रखो। अच्छा, परसेंटेज चेंज कहां से चेंज होना शुरू हुआ था, कंपेयर किससे करेंगे जहां से शुरुआत हुआ था, शुरुआत का ये वैल्यू था I² R इंटू टी। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग किसका गुना करते हैं 100 का, तो गुना 100 कर दो, 3 गुना 100 300%। ठीक है, और अगला डन है ये सब, आगे बढ़े। कौन सा आप बोलो सेक्शन बी में, एक सेकेंड, ये सब जो क्वेश्चन था इसका फोटो भी ले लें, क्या करेगा फोटो लेकर हाँ कौन सा इस सेक्शन बी में किसी को डाउट था, सेक्शन बी में नहीं है, सेक्शन सी बोल रहा था 15। How is electric current related to the potential difference across the terminals of the conductor? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम एक सर्किट बना करके और उसमें वेरिएबल रेसिस्टेंस दे दें, ठीक है, और उसमें करंट का हम कितना भी ज्यादा चेंज कर दें या फिर कम चेंज करें, वोल्टेज अपने आप, ये क्या बोलते हैं, वोल्टेज उसमें हम कितना भी ज्यादा कर दें या फिर कम कर दें, करंट अपने आप को एडजस्ट कर लेगा उसके रेसिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, और उस सर्किट में रेसिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा सेम रह जाएगा। ठीक है, यही चीज ये लास्ट वाला ग्राफ भी दिखा रहा होगा, तो पैरेलल सीरीज के बारे में बात कर रहा है। ड्रॉ ए लेवल्ड सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशनशिप, तो एक डायग्राम बनाना है, तो वो रिलेशनशिप वाला जो डायग्राम है V और I का, उसमें तुमको क्या बनाना है ग्राफ बना देना है V और यहाँ पर I का, और एक स्ट्रेट ग्राफ ऐसे करके बना देना है। ठीक है, लेकिन उसका जो रीडिंग है ऐसे करके इसमें बताना भी है, यहाँ V और यहाँ I, और अलग अलग रीडिंग लेकर के यहाँ पर रख देना है। याद आया कुछ ऐसा, ओम्स लॉ वेरीफाई करने से पहले ये आता था, अरे बोलो। हाँ फर्स्ट नंबर का अच्छा सर्किट डायग्राम पूछ रहा था, सर्किट डायग्राम है तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे एक बल्ब वगैरह लगा दो, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, हाँ तो और क्या,
ओम्स लॉ के लिए वेरीफाई कौन देगा? उसमें पहले एक बैटरी होता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे हाँ, तो एक ही नंबर का है भाई। यहाँ पर ना हम लोग बैटरी है। आप 2 नंबर बोले थे। ये कितना नंबर है टोटल? 5 का है। ओ डिवाइड किए थे। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, तब तो इसको हम 1 नंबर का बताए होंगे। 2 और इधर भी 2 बताए थे। हाँ हाँ, चलिए। हाउ इज, इधर इधर छोड़ दो सबको। हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर? कैसे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे? उसके लिए डायग्राम अगर चाहिए तो ये भी ओम्स लॉ में भी ऐसे 2-3 सर्किट डायग्राम बनाया गया था, जिसमें 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट बार बार बढ़ाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस के लिए हम लोग कुछ बल्ब यूज कर लेंगे, और एक बार पहले एक सेल बस इस्तेमाल किया गया है। एक बार सिर्फ एक सेल इस्तेमाल किया गया है 1.5 वोल्ट का, और यहां पर रेसिस्टेंस अभी रहने देते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी कुछ भी बात नहीं करते हैं। उसके बाद फिर सेम रेसिस्टेंस वाला जो बल्ब है, ठीक है, यहां लगाते हैं। यहां पर इस बार अब कितना सेल लग जाएगा? 2 सेल लग जाएगा। 2 सेल लग गया। ठीक है, यहां पर अब 1.5 वोल्ट का, ये 1.5 वोल्ट का सेल है, और फिर ये भी कितना है? 1.5 वोल्ट का सेल है। 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। क्या बोल रहे हो कि यहाँ पर रियोस्टेट लगाएंगे? अच्छा, यहाँ 1.5 वोल्ट और यहाँ 1.5 वोल्ट का सेल लगा देंगे। ठीक है, ये रियोस्टेट इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये रियोस्टेट अपने वोल्टेज के साथ एडजस्ट करके और करंट निकाल करके देगा। फिर करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो हमेशा फिक्स रह जाएगा, इसीलिए ना बोल रहे हो। उसकी बातें बताए। और इसके बाद फिर से कितना दे दिए? 1 2 3। चलिए लीजिए, तो इसे यहां से फिर ये वाला जो बल्ब था उसको हम हटा देंगे। ये रियोस्टेट यहां ना लगा करके यहां कहीं लगा देंगे, कहीं भी। ये अभी अगर जो ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये क्या चीज है जी? रेसिस्टेंस है। लेकिन इसके ऊपर अगर जो हम ऐसा तीर लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा? रियोस्टेट हो जाएगा। इसके हिसाब से भी अगर, या फिर ये डब्बा है तो ये क्या है? रेसिस्टेंस है। हेलो, ये डब्बा है तो क्या है? रेसिस्टेंस है। और इसके ऊपर ऐसे तीर लगा दिए तो रियोस्टेट हो गया। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है? जिसका वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करवा करके यहां से करंट निकाल करके देगा। यहां पर कितना वोल्ट का करंट हो गया? कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? 4.5 वोल्ट का। यहां से हम लोग करंट, यहां से हम लोग करंट, और यहां से हम लोग करंट जो है उसको बताएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास अगर जो डिवाइस रहता ना तभी हम लोग बता पाते इसका करंट। तो अभी क्या करना है? अपने मन से कोई इस तरह का करंट लेना है ना कि दोनों बार डिवाइड कर करके हमारा आंसर सेम आने लगता है। जैसे कि यहाँ पर 1.5 वोल्ट है तो करंट ऐसा समझते हैं कि 1 एम्पियर ले लिया जाए या फिर 3 एम्पियर ले लिया जाए। जैसे 1.5 वोल्ट है ना, V = IR अगर जो फॉर्मूला लगाओ तो रेसिस्टेंस हमेशा सेम आना चाहिए। तो V और I को डिवाइड करने पर हमेशा वैल्यू क्या आना चाहिए? इधर V और I को डिवाइड करने पर वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए? सेम। V अगर जो 1.5 है, करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? करंट अगर जो हम 1 दे दें यहाँ पे, करंट इसको कितना बताएंगे कि हमारा जो यहाँ एमीटर है, ये देखो एमीटर यहाँ पे छूटा हुआ है। एमीटर में ही ना हम लोग रीडिंग बताते रहेंगे। एमीटर यहां पर तो इसका करंट कितना आ गया जी? करंट इसका कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो एक अब डब्बा यहां पर बना करके रखेंगे जिसमें यहां पे वोल्टेज और यहां पे करंट। अगर वोल्टेज 1.5 है तो इसका करंट कितना दिखा रहा है? 1 एम्पियर। इस बार वोल्टेज को हम चेंज किए, कितना किए? 3 वोल्ट किए, तो करंट कितना हो जाएगा? करंट यहां देखो 2 उतना ही आना चाहिए, डिवाइड करके हर बार 1.5 बच जाना चाहिए। तो यहां पे रेसिस्टेंस देखो इस बार भी डिवाइड होकर के कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। हर बार रेसिस्टेंस हमको सेम बचाना है। हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, इसीलिए हम लोग को उतना उल्टा कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ 1.5 वोल्ट की जगह कितना वोल्ट अब लगाएंगे? 3 वोल्ट, क्योंकि 2 सेल कनेक्ट किया गया 1.5 वोल्ट का, तो 3 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना ये हो जाएगा इसका?
इसका करंट कितना हो जाएगा 2। इस बार अगर जो 4.5 वोल्ट का बैटरी है तो यहां पर करंट कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। अगला अगर जो 6 वोल्ट का बैटरी है तो यहां पर करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। और इसका अब रिलेशन दिखाएंगे कि पहला जगह भी V बटा I जो है V बटा I 1.5/1 रहे या 3/2 रहे या फिर 4.5/3 रहे। हर बार वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5। हर बार वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो ये तो है 1 नंबर का थोड़ी है, 5 नंबर का है तो टोटल इसमें 2 या 3 नंबर इसी में चला जाएगा ना, मिनिमम 2 या फिर 3 जो भी। ऐसा बना है और ऐसा ही बताया था ओम्स लॉ के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए। वही चीज तो है जी। हाँ पर ये सिंपल है। हाँ इसमें 3 अलग अलग डायग्राम बनाए, इसमें एक ही डायग्राम बना के बताया है। अब फिर उबला डब्बा जो है चलो ऐसा बनाने में हो जाएगा कैसा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो लेवल डायग्राम जो बोल रहा इधर, वो कितना मार्क्स का क्वेश्चन था वो देख लो। मार्क्स बस बोला था कि उम्र ऐसे अगर तो ऐसे बनाना, मार्क्स ओम्स लॉ का ठीक पूछेगा, डायग्राम पूछेगा तो ऐसे बनाना है। अच्छा नहीं, मार्क्स अगर मार्क्स डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ वाई शुड एन एमीटर हैव लो रेसिस्टेंस। एमीटर के पास लो रेसिस्टेंस क्यों होना चाहिए? एमीटर के पास अगर जो खुद का लो, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, हेलो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसका लो रेसिस्टेंस रखा जाता है। अगर इसका ज्यादा रेसिस्टेंस रख दिया जाए, ठीक है, तो बाकी जो रेसिस्टर्स होगा उन रेसिस्टर्स के साथ इसका भी रेसिस्टेंस ऐड होकर के और रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से करंट फ्लो होना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एमीटर का रेसिस्टेंस कम रहता है और इसको सीरीज में भी कनेक्ट किया जाता है। एकदम नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस का एमीटर बनाया जाता है, ठीक है क्या? ठीक है। सीरीज में तो बस हाँ ये चीज पक्का लिखेंगे कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर किया जाता है। 1 नंबर पे तो बस लिख दीजिए हाँ। सीरीज में है। नहीं ना, सीरीज में है और इसको इससे करंट हम लोग मापते हैं और इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा तभी ये चीज हो पाएगा, ठीक है। हाँ। 2 VI ग्राफ्स A एंड B फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज, हेलो इधर देखो, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का 2 VI ग्राफ है। 2 रेसिस्टर S1 गिव रीजन स्टेट विच ग्राफ शोज सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा ग्राफ सीरीज दिखाएगा और कौन सा ग्राफ पैरेलल दिखा रहा होगा। सीरीज, ये पहले ये तुम लोग बता दो, सीरीज वाला में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि पैरेलल वाला में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? सीरीज। अच्छा, रेसिस्टेंस जिसका जितना ज्यादा वो V के तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ रहेगा। तो V किधर है देखो तो इधर, तो V के तरफ ज्यादा A है कि B है? A। तो A वाला किधर चला जाएगा? सीरीज में। रेसिस्टेंस क्योंकि सीरीज का ज्यादा होता है और V के तरफ जो ज्यादा मुड़ा हुआ है, V के तरफ जो ज्यादा झुका हुआ है वो उसके पास ज्यादा रेसिस्टेंस है। ज्यादा रेसिस्टेंस सीरीज में होता है कि पैरेलल में? तो सीरीज में। तो A के पास क्या, ये कौन सा कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस दिखा रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन का। और B कौन सा कॉम्बिनेशन का हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अच्छा, इसका रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि क्या मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, मिनिमम स्लोप होता है। नहीं, तो वो VI ग्राफ रहता है, ये IV ग्राफ है। आए तो है ग्राफ तो है। हाँ, तो उससे बढ़िया हम लोग लिखेंगे द मोर, ये जितना ज्यादा स्टीपनेस है, मतलब झुकाव, जितना ज्यादा स्टीपनेस है V की ओर उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो मोर द स्टीपनेस, हेलो, मोर द स्टीपनेस टुवर्ड्स V, मोर विल बी द रेसिस्टेंस, एंड इन सीरीज सर्किट रेसिस्टेंस इज मोर देन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर सर्किट, ठीक है। नहीं लिखा है ये, लिख दिए, इंग्लिश तो नहीं लिखे। अच्छा, स्टीपनेस मतलब झुकाव। मतलब वो नहीं, हाँ बोलो, इसको कुछ और बोल सकते हो, बेंड्स टुवर्ड्स V। बी है सर। हाँ। तो बी आई मतलब करंट के ज्यादा नजदीक है। हाँ। तो ऐसे लिख सकते हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो इसलिए बी जो है मतलब पैरेलल में रेसिस्टेंस इससे हमको कहाँ पता चला कि क्यों ऐसा बोल रहे हो? सीक्वेंस लेके लिखे हैं ऐसे ही। हम बोले सर पता चल जाएगा आपको, लेकिन लिखे हैं ऐसे ही। पता चलेगा तभी ना। चलो, ऐसा ग्राफ के बारे में अगर रीजन एक आध बार और ये चीज आ चुका है
ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब तो उस टाइम भी बताए थे कि जो जितना ज्यादा झुका हुआ होगा उसके हिसाब से हम लोग पता करेंगे ज्यादा रेजिस्टेंस है कि कम रेजिस्टेंस है। वहां पे ऐसा इंग्लिश नहीं बोले थे, ठीक है, इंग्लिश नहीं बोले थे तो इंग्लिश नहीं लिखा। अब स्टीफनेस बोल रहे हैं ना, फिर तो कुछ दिन संडे को एग्जाम होगा तुम लोगों का, संडे कल ही है रे? अच्छा हाँ, तो कल ही तुम लोग का फुल फिजिक्स का और मैथ्स में हाँ ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अभी बता देते हैं, लंच वगैरह लेकर के आ जाना अपना, जिसको भूख लग जाता है, समझ, क्योंकि मरने लग जाते हो तुम लोग, समझ गए? हाँ क्या, क्योंकि बीच में हम 15 मिनट का ब्रेक देंगे दोनों टेस्ट के बीच में, ठीक है। और टेस्ट जो है वो सुबह से ही शुरू होगा, शाम दोपहर से टेस्ट लेते हैं, हमको शाम में टाइम ही नहीं बचता, समझ गए? सुबह से टेस्ट अगर होगा 7 साढ़े 7 से 7:30 से 9:30, फिर उधर 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। अरे मेरा भी जिंदगी है भाई, तुम लोग समझ रहे हो, 6-8 महीना से हम जिंदगी भूल चुके हैं अपना, समझ गए? सच में अगर जो कोई मेरा डेली रूटीन मेरे साथ रह के देखे ना तो पागल घोषित कर दे। मम्मी लोग नहीं बोलती हमको पागल वाला चाहिए, मम्मी तो सब अपना बेटा पागल, कोई बोलेगी पागल भी रहेगा बेटा तो नहीं बोलेगी, समझ गए? हाँ लेकिन नहीं बोलते होंगे। रात में बना कर रख देना, दूध चूड़ा लेके चलाना, एक दोस्त को चूड़ा बोल देना। अच्छा छोड़ो, लंच नहीं लाना है, 1-2 बिस्किट का पैकेट, और जो तुम लोग क्या बोलते हो 4 चूर खा लेते हो जी, कुछ भी कुरकुरे और हाँ कुछ भी अरे कुरकुरे चिप्स ले नहीं रहता ये सब चीज। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए, और तुम लोग का डाउट है कुछ? खत्म हो गया? चलो ई बना लिया था, ई सब तो ठीक है। ये चलो सेट बी वाला, चुप रहे। इसमें ना क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व किया घर में जाके, एकदम देखो, प्रैक्टिस ऐसा दो, समझ गए? तुम लोग का जो इतना टेस्ट लेते हैं इसके वजह से कैलकुलेशन गलती होता है, मैथ में जल्दी, पहले कैलकुलेशन कितना ज्यादा गलती होते रहता था, समझ गए? अच्छा जितना ज्यादा टेस्ट दे रहे हो उसके वजह से तुम्हारा हेलो टेस्ट जो तुम लोग देते हो ना, तो उसके वजह से जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तुम टेस्ट के टाइम पे पढ़ते हो तो दिमाग में जाता है कि अच्छा इतना हैवी चीज, उसका डिस्कशन होता है तो उससे ये पता चलता है कि अच्छा ऐसा चीज को ऐसे समझना होता है। अगर डिस्कशन को सीरियसली ले रहे हो तो, समझ गए? हाँ, और ये डिस्कशन सेट ए वालों के लिए नहीं होता है, होता है सेट बी और सेट सी। इन लोगों को छोड़ दे, आज हम इन लोग को आज भी छोड़ दे तो फिर भी जितना मार्क्स आना है आ जाएगा। बहुत तो इतना मेहनत करने के बाद इन लोग का 2 से 4 नंबर बढ़ेगा, और तुम लोग अगर देखोगे तुम लोग का 8 से 10 नंबर बढ़ेगा, समझे? सेट बी या फिर सेट सी वालों का, समझ रहे हो? हाँ, तो सेट ए वालों का ज्यादा फायदा इससे नहीं है। हाँ, उन लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो सुधर जाएगा, और वो सुधर चुका है। स्कूल में देखो अभी तक कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, क्यों? क्योंकि वहां जो फ्रंट लाइन से क्वेश्चन आ जाता था, और वहां का क्वेश्चन इतना लल्लू क्वेश्चन बनाता है, समझ गए? मतलब कि 7वां क्लास का बच्चा को और कोऑर्डिनेट पढ़ा देंगे तो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन बना देगा। जो होता है ना बेसिक क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन सब ये टॉपिक में, वही क्वेश्चन डाल के छोड़ देता है, समझ गए? उसके वजह से प्रैक्टिस स्कूल में बच्चों का नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बढ़िया क्वेश्चन जब डालते हैं ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तुम लोगों का इतना सारा टेस्ट हुआ, उसके वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक होना बंद हो गया है, समझे? और टेस्ट में क्वेश्चन कभी लल्लू वगैरह हमको देने का आदत है नहीं, हम टेस्ट लेंगे तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही देंगे, ठीक है? चलिए आते हैं, हाँ सेट बी में डाउट है तो बोलो, 1 से लेकर 4 तक। आप देखो खोजेगी इस सब की डाउट कहाँ है। हाँ चलो 3rd नंबर, हाँ ये इसके बारे में बोले थे, क्लोज लूप जब आएगा तो तुम लोगों को हम बस एक जगह का ऐसा डायरेक्शन दिखाते थे। क्लोज लूप हम कैसे बनाते थे, ऐसे करके, ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे गोल 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 बता, और बोले थे कि जब इसका क्लोज लूप असल में क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे ऐसे करने लग जाएगा, है? तो वही क्वेश्चन ये है। अब बताना है कि किसमें गलत डायरेक्शन दिखाए, वही ना बताना है। करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट करेंगे। अच्छा सही वाला बताना है। करंट कहां से इसमें पहला में इंटर कर रहा है, यहां से इंटर कर रहा है, इंटर करके कहां जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, मतलब करंट इधर है, तो डायरेक्शन कैसे जा रहा है,
ई ऐसे। अब तुम सोचो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये तुमको सोचना पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये 12 बजे, ये यहाँ पे 12 बजा होगा, फिर 1 फिर 2 ऐसे करके घूम रहा है, ये क्या है? क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है? ऐसे करके क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब इसमें देखो कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है, इसमें देखो ऊपर जा रहा है, पहले इधर से इधर घूम रहा है, इधर से इधर, क्लॉकवाइज नहीं है। ठीक है, यहां पे आते हैं। इसमें डायरेक्शन कहां जा रहा है? यहां से, फिर यहां से ऐसे गया, ये ऐसे गया, और इसमें जो है तुम्हारा कर्ल जो है वो किधर आ रहा है? इधर। फिर से ये कौन सा डायरेक्शन दिखाता है जी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये देखो तो ये जो ऐसा तीर बनाया है, इसका क्या मतलब है? ये इधर ऐसे घूमेगा, अरे ऐसे ना घूमेगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है? ये भी क्लॉकवाइज। इसको यहां कंसीडर करके रखते हैं। ऊपर देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो है ऐसे गया, फिर करंट ऐसे गया होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे करंट जब ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन फिर से कौन सा है? क्लॉकवाइज। और इसको अगर जो पूरा देखो तो अभी 9 बजा हुआ है, फिर 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा, देखो इधर का ही ना डायरेक्शन ये दिखा रहा था, यहाँ भी क्लॉकवाइज दिखा रहा है। समझ पा रहे हो ये? हाँ, चलिए और आगे भी देखें। यहां इसमें ऐसे गया, क्या चीज सेम हो रहा है? ऐसे गया डायरेक्शन, तो यहां से तो इधर मुड़ा, ये फिर से क्लॉकवाइज ही आ रहा है। क्या ये क्लॉकवाइज है? फिर से देखो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है। यही वाला चीज यहां भी लिख दिया। हेलो, यही वाला चीज यहां भी है। देखो ऐसे करके, ये जैसे ही तीर ऊपर का दिखा दिया, तीर किधर का दिखा दिया जी? ऊपर का, मतलब ऊपर पहले जाएगा फिर ऐसे आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। जैसे कि ये देखो, हम जब क्लॉक एंटी क्लॉक आता है तो हम 12 1 2 बजाने लग जाते हैं, तो तुम लोगों को दिमाग में जाता है ये क्या कर क्या रहे हैं हम? मतलब कि यहाँ पर पहले ऐसे तीर दिखाया, मतलब अगर जो यहाँ पे 4 बजता होगा, घड़ी देखो, घड़ी इमेजिन करो, 4 बजता होगा, अब इसके बोल रहा है ऊपर जाएगा, 4 बजने के बाद 3 बजेगा, 3 बजने के बाद 2 बजेगा, इसका क्या मतलब है? उल्टा घड़ी बोल रहा है चलेगा, इसका क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन हम लोग का डायरेक्शन किधर था करंट का? इधर। और ये उंगली हमारा किधर मुड़ रहा था? इधर। यहाँ पर 12 बजा हुआ होगा, उसके बाद और इधर आएगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, तो ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है ना। ठीक है, तो ये भी गलत बता दिया। इसमें आते हैं, करंट फिर से इधर ही जा रहा है, सेम ही चीज है सब में, 1 2 3 तीनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है, बस इसमें ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा था। अरे कहाँ देख ली थी? मोबाइल में? नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत है, कैसे ऐसे बता सकता है? यहां से करंट गया यहाँ पे, फिर यहां जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जाएंगे, ये क्लॉकवाइज है, तो ये तो गलत है। सिंपली ये यहां तक समझ में आ रहा है। नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, बार मैग्नेट की जैसा। ये सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप और बार मैग्नेट दोनों का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अलग अलग है। ठीक है, बार मैग्नेट को सोलेनॉइड से रिलेट कर लेना, लेकिन सर्कुलर कॉइल से रिलेट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखो तो इन दोनों में डिफरेंस पहले पता करते हैं कि डिफरेंस है क्या। यहाँ पे नीचे तो यहाँ भी एंटी, नीचे तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, तो सही कैसे हो सकता है अगर ये नहीं तो? अच्छा वो छोड़ो ना, यहाँ फिर से अभी और आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें बस एक चीज देखो उल्टा किया, यहाँ वाला डायरेक्शन और यहाँ वाला डायरेक्शन चेंज किया हुआ है। इसके बारे में सोच लो, करंट यहाँ कहाँ जा रहा होगा? ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है ना इधर करंट, तो फिर से कौन सा डायरेक्शन ये है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे सही तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, यहाँ क्लॉकवाइज दिखा रहा, इधर तुम्हारा सही डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है। समझे? फोन में भी देखेंगे तो हो सकता है वही दिखा है। ठीक है, ऑप्शन देख लियो कि ये यहाँ है, ये यहाँ ऐसे करके। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इसको हम फुर्सत में कभी देखेंगे, अभी आगे ही बढ़ना ठीक रहेगा। ठीक है, हम ये भले कर सकते हैं कि बी ऑप्शन हम सही बोल रहे थे, इसको एक बार और वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है,
यहां से करंट जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज हम लोग वहां पे है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया है, देखो यहाँ ऊपर जाएंगे, करंट का डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज हो रहा है और यहाँ भी क्लॉकवाइज। ऑप्शन बी ही सही हमको लग रहा है। बताओ, कोई ए और कोई सी ला रहे हो, हम बी ला रहे हैं, ठीक है। क्या क्या बोला था? हाँ। ओके, वैसे बता रहा है। डी ऑप्शन देखते हैं। ए क्या कर रहा है तुम लोग इसमें? आंसर देख रहा है। तुम भी आंसर देख रहा है? एक नंबर मिलेगा ना? हटाओ इसको हम ये चेक करेंगे कॉपी तुम लोग का, तभी वेरीफाई करेंगे। बोनस मार्क्स कहाँ से आ जाएगा? गलत रहेगा तब ना जी। ठीक है 6। अब बंद करो मोबाइल, तुम लोग मोबाइल बंद करता है। अब बहुत बढ़िया, मोबाइल जिसका खुला रहेगा हम फोड़ देंगे। पीडीएफ इतना बड़ा तो इस पे अब दिख रहा है, पीडीएफ क्या देख रहे हैं? झूठों के कुछ बस उसमें बस मार देंगे। 15-20 मिनट ऐसे शुरुआत में लेट हो गया, तुम लोग ड्रामा बतियाते रहता है। बहुत दिन से बहुत खौफनाक मार नहीं मार रहे हैं, इसके वजह से ऐसा हो रहा है शायद। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्या ये फॉर्मूला सही है? चलो तो ये कट गया यहीं पे। क्या होता है? Q बराबर I बाई टी होता है। Q बराबर I बाई टी होता है। चले सही तो लिखा ले जी। हाँ I बराबर Q बाई टी होता है। ठीक है वर्क डन बराबर V बाई क्यू। हमको याद किए हुए V बराबर W बाई क्यू, मतलब वर्क डन बराबर वोल्टेज इंटू चार्ज, ऐसा होता है ना। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम पे ये फॉर्मूला होता है कि 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन किया जाता है। इसी चीज को हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। यहां आते हैं, Q बराबर I इंटू टी, सही है। और वर्क डन बराबर V इंटू क्यू, वर्क डन बराबर V इंटू क्यू। सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया। हाँ अगला क्वेश्चन बोलो। 5 तेजस 5 को बच्चा है, हर बात पे एक को एक टोकना अच्छा लगेगा? हाँ सोचो कौन पकड़ाओगे इतना हल्ला में? समझ गए? कोई पकड़ा गया उसका क्या होगा फिर? एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ना उसका। हाँ बचा करके रहो। रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। रेसिस्टेंस जो है वो इनिशियल वैल्यू का आधा हो गया। मतलब अगर जो शुरुआत में रेसिस्टेंस R होगा तो अब रेसिस्टेंस कितना हो गया? R बाई 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 गुना हो गया, आधा हो गया, तो हम लोग देखते हो एक जगह ऐसा एक जगह ऐसा, 2 जगह लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। ओरिजिनली जो होता है फॉर्मूला में वो, और फिर जो आधा हुआ तो आधा 2 गुना रहता तो 2R लिख देते। अब इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन्स अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मतलब छेड़खानी नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी जो भी होता है ये पैरामीटर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे कि I होता है, V होता है, ये सब को कुछ भी नहीं किया गया है, तो फिर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टेंस विल बिकम। तो जितना हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होगा? तो यहां पर हीट प्रोड्यूस में जो R का फॉर्मूला लग रहा होगा उसके हिसाब से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद है क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या जानते हो? I²
आर इंटू टी। अच्छा यहां पर लिखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो क्या आर की जगह आर रहेगा कि आर बाई 2 आ जाएगा? अब तुम बोलो शुरुआत का हीट और बाद का हीट में कितना का डिफरेंस दिख रहा? आधा हो जाने का। क्या हो जाने का? आधा। अगर जो रेसिस्टेंस को आधा किया गया तो हीट भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। किधर हो गया? अरे क्या तुम लोग का हो रहा है बार बार? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेसिस्टर्स विल बिकम, नया वाला जो हीट है एच डैश, एक सेकेंड, एच डैश आई स्क्वायर आर टी। आर की जगह क्या हो जाएगा? आर बाई 2। तो एच डैश अपॉन एच निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर टी बाई 2 और डिवाइड बाई 1 बाई आई स्क्वायर आर टी। तो कट रहा है। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कितना हो गया? एच बाई 2। नया वाला हीट न निकालने के लिए कह रहा है। तो एक सेकेंड, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अरे नहीं, V इज इक्वल्स टू आई आर है और V इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर। हीट का फॉर्मूला क्या क्या होता है? वी आई होता है। इसमें रेसिस्टेंस के बारे में बात नहीं हो रहा है, नहीं लेंगे। फिर हीट का फॉर्मूला वी आई के जगह पर V रहने देते हैं, I के जगह पर अगर जो हम वैल्यू चेंज करना चाहें तो क्या V इज इक्वल्स टू आई आर होता है? अरे V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। I का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। यहां पर क्या हो गया? V अपॉन आर इंटू टी। वी आई टी होता है ना, इंटू टी। एच का फॉर्मूला क्या आ गया? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। एच का वैल्यू क्या आ रहा है? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यहां पर अगर लगाएं रेसिस्टेंस अगर जो हम घटाते हैं तो हीट कम होगा कि ज्यादा होगा? रेसिस्टेंस अगर जो कम हुआ, इसका क्या मतलब? रेसिस्टेंस अगर जो कम हो रहा है इसका मतलब कि वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस कम हुआ तो हीट कम होगा। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। हाँ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर जो आधा हो रहा तो हीट भी आधा हो जाएगा। क्या वी स्क्वायर बाई आर? कुछ गलत लिख दिया क्या जी? अच्छा नहीं, जूल्स लॉ ऑफ, जब भी हीट वगैरह का क्वेश्चन बनता है तो हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हम लोग को ये बताया गया है कि जितना ज्यादा करंट और उसी के हिसाब से हम लोग ये क्या बोलते हैं तुम्हारा हीट होता है। अगर जो करंट 2 गुना है तो हीट कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अगर जो रेसिस्टेंस 2 गुना होगा, ठीक है, तो हीट 2 गुना। रेसिस्टेंस अगर जो आधा तो हीट आधा। जैसे ये सब जो एक सेकंड रुको ना, जो ये सब डिवाइस बनाता है, सुन लो पूरा, जो ये सब डिवाइस बनाता है हमारे घर में जो हम लोग डिवाइस लाते हैं, तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस, जैसे निक्रोम वायर वगैरह क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तभी ना हीट ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। अगर जो यहां पर किधर गया, रेसिस्टेंस को आधा किया जाएगा, मतलब कि रेसिस्टेंस को क्या किया जाए? कम किया जा रहा है। आधा करना मतलब क्या करना? कम करना। तो हीट क्या होगा? कम होगा। तो 2 गुना या फिर 4 गुना या फिर कुछ भी 1/4 तो नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आधा, अगर यहाँ पर फॉर्मूला अगर जो पढ़ा जाए तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा हीट निकलेगा। जितना ज्यादा करंट होगा उसका 2 गुना, जितना गुना करंट होगा उसका कितना गुना हीट आएगा? 2 गुना नहीं, स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर जो 2 गुना करंट किया गया है तो हीट कितना हो जाएगा? 4 गुना। देखो करंट का स्क्वायर के हिसाब से हीट बदलता है ना? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अगर जो रेसिस्टेंस 2 गुना तो हीट 2 गुना, रेसिस्टेंस आधा तो हीट आधा। तुम लोग कहां कहां से क्वेश्चन देख लेते हो जी? सॉल्यूशन प्रॉपर देखो, कहीं भी देख लेते हो?
ठीक है कभी-कभी हाँ? आप ही दे रहा है, आप ही दे रहा है। अरे नहीं, जैसे कभी गूगल से कोई देख रहा है, कोई जेमिनाई से देख रहा है, कोई चैट जीपीटी से देख रहा है, कुछ भी पढ़ ले रहा है, सब एक ही आंसर देगा, अलग-अलग नहीं दे देता है। जैसे कि हमारे तुम्हारे ऐसा कोई ब्लॉग बनाना चालू कर दिया, ये क्या बोलते हैं वेबसाइट वाला, समझ गए? नहीं सर, अभी वेबसाइट वाला सिस्टम खत्म हो गया है, एआई खुद से सोचता है। नो सर, एआई वाला आता है, एआई खुद से गलत सोचता है। तो उसका गलती नहीं है। हाँ, एआई भी बहुत सारा क्वेश्चन गलत सोच करके बता देता है, उसको सही काउंटिंग में भुला दोगे तुम। नहीं, उसको देखते हैं कभी कभार रील्स वगैरह में आया हो रहता है, काउंटिंग में भूल जाता है जी। नहीं, नॉर्मल चीजों में कंफ्यूज उसको किया जाता है। एक रील्स देख रहे थे, उसको कंफ्यूज ऐसे, जिमना मेरे पास अगर जो एक हाथ में 5 उंगली है, तो बोले ओके, तो 2 हाथ में कितना उंगली होगा, तो 10 उंगली, तो 10 हाथ में कितना उंगली होगा, ऐसे करके कंफ्यूज कर दिया उसको। नहीं, तो आप सीधा-सीधा भेजिए ना, सीधा देगा। हाँ, अरे नहीं कंफ्यूज हो जाता है अभी वो तुमसे पैसा लेकर के खुद ट्रेन हो रहा है, वो अभी बढ़िया काम नहीं कर पा रहा, वो ट्रेनिंग ले रहा है अभी हम ही लोग से, समझे? 6 नंबर। इसमें क्या है, एमीटर कैसे कनेक्ट होता है? हेलो, एमीटर कैसे कनेक्ट रहता है? सीरीज में, एमीटर इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल। अगला बोलो, 15 नंबर। कौन सा? 7। इलेक्ट्रिक केटल। इधर देखो, जो क्वेश्चन 1 या 2 दिन पहले करवाया हुआ रहता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तुम्हारा टेस्ट में, वो नहीं कर रहे हो तो तुमको क्या लगता है नया क्वेश्चन वहां एग्जाम में आ जाएगा, तुम करके चले आओगे? हाँ, सोच लो किस लेवल का पढ़ाई कर रहे हो और घर वालों को किस लेवल का धोखा दे रहे हो कि हम मोबाइल और ये किताब लेकर के बैठ रहे हैं 3 घंटा और उसके बाद भी कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं हो रहा उधर से। हाँ, प्रोडक्टिव मीन्स जितना निकलना चाहिए आउटकम, उतना आउटकम अगर नहीं निकल करके आ रहा है, ठीक है? क्या तुमको लगता है कि मतलब 2 घंटा पढ़ाई किए तो तुम्हारे अंदर 2 घंटा का पढ़ाई गया है? अगर जो इस तरह के आंसर में गलती होगा ना, तो 2 घंटा का पढ़ाई किए हो, और अगर गलती हो रहा मतलब तुम 2 घंटा में 15 मिनट का पढ़ाई करते हो, बुझो? लेकिन दिमाग तो सबका सेम ही है, ठीक है? हाँ, बस तुम लोग इधर उधर जो है ना, जितना ज्यादा दिमाग लगा करके रखोगे उतना ज्यादा बेवकूफी करोगे, अपना पोटेंशियल सही जगह इस्तेमाल नहीं करोगे। तो चलो, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट। एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसका एनर्जी दिया, एनर्जी नहीं है, पावर है। पावर कितना है? 1 किलोवाट है। तो मधु 1 किलोवाट है तो क्या करेंगे, 1000 वाट लिख ही देंगे तुरंत, या यूनिट लिखा हुआ है तो तुरंत 1000 से गुना कर देंगे, समझ गए क्या? हाँ, 20 किलोवाट कल लिखा हुआ था तो ये 20 यूनिट लिखा हुआ था, तो 20 की जगह 20। हाँ, वही 20 यूनिट था तो 20 यूनिट ही लेकर के निकल पड़ी कि पावर तो 20 ही है, या एनर्जी तो 20 ही है। 20 यूनिट मतलब 20 किलोवाट आवर है, ठीक है? इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट द मिनिमम, व्हेन ऑपरेटेड 220 वोल्ट, मतलब वोल्टेज कितना दिया हुआ है जी? 220 वोल्ट। मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, फ्यूज वायर का मिनिमम रेटिंग क्या होना चाहिए? तो चलो, मिनिमम रेटिंग के लिए करंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो यहां से नहीं पढ़ते हैं तो P बराबर क्या होता है? VI। तो P बटा V बराबर I। और ऐसे भी यहाँ दिमाग में क्या लगाना कि करंट निकालना है कि क्या, यहाँ पर जब एम्पियर दिया हुआ ऑप्शन में मतलब करंट का ही फॉर्मूला आएगा, है ना? अब करंट का फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR तो लगा नहीं देंगे, पावर और V दिया हुआ है तो, ठीक है? अब पावर कितना दिया हुआ है? 1000। अब बटा वोल्टेज कितना है? 220 बराबर आई। अच्छा, फ्यूज वायर जो रहता है वो अंदर में जितना सर्किट में फ्लो होना रहता है, फ्यूज वायर में ज्यादा करंट ये पास करवाने को देता है या फिर कम करंट पास करवाता है? स्लाइटली मोर देन द करंट ऑफ द सर्किट, है ना? करंट रेटेड इन द सर्किट, जितना सर्किट को करंट चाहिए होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा करंट यहां से पास करने दे देता है। 1 0 से 1 0, 22 चौक 88, 88 बाद 12 120, 22 चौक फिर 88, 22 5 100, 4.5 एम्पियर आ रहा है। 4.5 एम्पियर से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है? 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? फ्यूज वायर
फ्यूज वायर जो होता है, फिर से सुन लो, वो जस्ट जितना अंदर में सर्किट चाहिए होता है उसको करंट, उससे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा एम्पियर का करंट दिया जाता है। जैसे कि 4.5 आ रहा है, 4.5 या 4.6 के नजदीक आ रहा है, 4.7, 4.8, हार्डली कहां तक जाएगा इसका 5, है ना। जो सबसे नजदीक यहाँ पर अगर 4.8 आया जाता और यहाँ 5 एम्पियर है तो कौन सा हम लोग टिक लगा देते, 4.8। यहाँ अगर जो इस ऑप्शन में 4.8 लिखा हुआ रहता और यहाँ 5, तो हम लोग कौन सा टिक लगा देते, 4.8 एम्पियर वाला। ठीक है, बस थोड़ा सा ज्यादा करंट जिसमें आएगा उसको टिक लगा करके हम रख लेंगे। और आगे बोलो, तुम्हारा बी सेट नहीं है, तुम अभी रुको। हाँ इधर हो भी गया, किससे ज्यादा इधर उधर से नहीं पूछी है कि कहीं फिर से गलत गलत डाउट। ठीक है, हाँ कौन सा तुम बोलो, उससे पहले डाउट है, 16 पहले। हाँ एसीडीसी किधर, अच्छा ये अल्टरनेटिंग करंट टू एडवांटेजियस, जब बहुत दूर लेकर के जाना होता है हम लोगों को करंट। ठीक है, तो एसी में हम लोग ट्रांसफॉर्मर की मदद से, एसी में जो है वो ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम लोग करंट का डिसिपिएशन, मतलब कि करंट का ज्यादा हम लोग जो क्या कहते हैं बर्बादी नहीं होने देते, वो ट्रांसफॉर्मर उसको स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, लेकिन डीसी में ऐसा एडवांटेज हमारे पास नहीं है। अच्छा, जितना ज्यादा दूर वायर लेके जाएंगे ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, उतना ही ज्यादा जो है एनर्जी का लॉस हो जाएगा, समझ गए। इसलिए भी हम लोग ये एसी को यूज करते हैं ताकि ट्रांसफॉर्मर में उन जो है लॉस को बचाया जा सके, जो कि डीसी में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बस इसके लिए हम लोग करते हैं एसी का इस्तेमाल। और आगे बोलो, हाउ इज टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई। हाँ हाँ, और आगे बोलो। बैटरी और ड्राई सेल। अरे हाँ, बैटरी और ड्राई सेल मीन्स हो गया कि बैटरी से हाउस होल्ड में करंट हम लोग लेते हैं कि एसी सर्किट से लेते हैं। हाउ इज टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम द वन गिवन बाय अ बैटरी ऑफ ए ड्राई सेल। मतलब बैटरी से जो सप्लाई हमारे घर में आएगा उससे अलग कुछ सप्लाई आता है क्या हमारे घर में। ये क्वेश्चन जो लिखा उसको समझो, क्या बोलता है कि बैटरी से अगर सप्लाई तुम्हारे घर में दिया जाए तो वो सप्लाई आ रहा है क्या, उससे अलग सप्लाई तुम्हारे घर में आता है। एसी करंट आ रहा है ना, बैटरी वाला करंट नहीं आ रहा ना, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि ये डिफरेंस लगा दो दोनों में क्या है फिर से। ठीक है, हाउ इज द टाइप ऑफ करंट यूज्ड, क्या किए तो ये 1 नंबर का सवाल है, लिख दिए, मतलब 1 नंबर का सवाल में तुम एक वर्ड यूज करके नहीं छोड़ सकते, 2 या 3 लाइन प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम लोग लैंग्वेज क्या लिखते, द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड, पूरा लिख करके लास्ट में एक वर्ड, तो एक ही वर्ड ना हुआ जी, पूरा गाना बना करके और लास्ट में एक वर्ड लिखते हो तुम लोग। देखे हैं पूरा बचपन का जो आदत रहता है, सर सिखाते होंगे ईज के बाद जो पूरा लिख दो और फिर लास्ट में लगाओ ईज, और ईज के बाद एक वर्ड, बच्चा भी खुश कि क्या गजब तरीका बता दिए टीचर। तो उस टाइम के लिए वो था। अगला कौन सा है बोलो, 12, 13 कौन सा। 30 नंबर में बोलता है करंट इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर पूछता है हॉर्सशू मैग्नेट रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर लगा देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेस ज्यादा कर देगा जो वहां पर रॉड लगा हुआ रहता है। ठीक है, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, अगर जो करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उस कंडक्टर का, उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, पहले अगर जो कंडक्टर को उधर धकेला जा रहा था तो अब कंडक्टर को इधर धकेला जाएगा जो लगा हुआ होगा। हाँ, पहले अगर जो दूर धकेल रहा था तो अब इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, या फिर सीधा इतना लिख देंगे कि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग गया। हम लोग अट्रैक्ट रिपेल नहीं लिखते, हम लोग सीधा लिखते हैं। हम लोग को थोड़ी पता है कि वो रिपेल पहले कर रहा था कि पहले अट्रैक्ट ही कर रहा था, हम लोग बस इतना बता देते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया होगा, समझे। अच्छा, लास्ट में नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और उसके बाद फिर स्टेट्स दैट ऐसे करके पूरा लिख देंगे। चलिए, वेरी गुड।
अगला बोलो 15। इन्हें क्या है 14 का थर्ड। हाउ विल द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बी अफेक्टेड? लेंथ डबल किया जाएगा तो रेसिस्टेंस के साथ क्या हो गया? अरे भैया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? रो एल बाई ए। क्या रेसिस्टेंस के बारे में लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो लेंथ को अगर डबल किया जाएगा तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, बात खत्म। अब रेडियस डबल किया जाएगा तो क्या होगा? अगर रेडियस के जगह 2 गुना रेडियस आ गया तो एरिया क्या होता है? एरिया तो होता है सर पाई आर स्क्वायर। तो यहां का एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू 2r का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो पाई इंटू 2 का 4r स्क्वायर, मतलब कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब रेडियस अगर जो 2 गुना किया गया तो रेडियस हमको मतलब थोड़ा, हमको एरिया से मतलब है। हमारा फॉर्मूला में क्या आता है जी? एरिया। तो एरिया कितना हो गया? 4 गुना। अरे रेडियस 2 गुना हुआ तो एरिया कितना हो गया? 4 गुना हो गया। तो जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो देखो रो एल, और एरिया की जगह क्या आ जाएगा? 4a। मतलब रेसिस्टेंस जो वो 4 से डिवाइड हो चुका है। देखो ना, रो एल बाई ए था और यहाँ रो एल बाई 4a आ गया, नीचे में ना 4 आया तो 1/4 हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। समझ में आया क्या हुआ है? हाँ चलिए आगे 15 में डाउट था किसी को? चलो हाँ था एक डाउट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 वो बल्ब है 100 वाट का, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। इन अनदर सर्किट सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ द सेम। अरे गधा, कल तुम डाउट पूछा था, मतलब डाउट क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा कल? हाँ तो क्या करना, वही तो करना था। अरे दूसरा तरीका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सीधा सीधा थोड़ी बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन। कहीं ऐसा देखते हो डिफाइन ऐसे लिखा रहता है? नहीं लिखा हुआ रहता है ना। एक जमाना था 2020 के पहले, लॉकडाउन से पहले, जब लिखा आता था डिफाइन 1 वोल्ट, अब नहीं लिखा आता है। समझ गए क्या हुआ? क्या चीज का? मैसेज आया। कितना टाइम हुआ है? ओ तब तो उस सर का मैसेज आया होगा जो जाते हैं साथ में। जीजा जी थे? नहीं अच्छा, ये सब भी देख रहा है तुम लोग? हम वहां से नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए थे फिर भी। अच्छा ऐसा है सब तेरी, तो वही हुआ होगा अगर आ रहा है तो। चलो कोई नहीं, अरे वो सब टेंशन थोड़ी है। इधर देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब, तीनों कितना कितना 100 वाट का कनेक्ट किया गया, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सोर्स। तीनों बल्ब को देखो यहाँ पे, 1 बल्ब 2 बल्ब 3 बल्ब, तीनों को कैसे कनेक्ट कर दिया गया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। हाँ डायग्राम नहीं बनाना है, वो हम तुमको बस इमेजिन नहीं ना होगा तुम लोगों को बिना देखे। अब तो एनिमे वगैरह देखने लग गए हो सभी लोग, है ना? ठीक है, और भी इम्प्रोवाइज किया जाएगा। अभी तुम ही लोग का उसमें जब जाएगा ना कि मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कितना तो फालतू हम समझ में आ रहा है, यस यस कर देता है। समझ गए? हाँ, जिसको बर्बाद करना है सामने वाले को, उसका बड़ाई करते रहो, उसका बुराई कभी मत करो, वो बर्बाद हो जाएगा अपने आप। समझे? चलो इधर देखो, इन अनदर सर्किट सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ सेम वाटेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दूसरा सर्किट है, कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। अब देखो क्या बोलता है, बिल्ड द बल्ब इन द 2 सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। दोनों सर्किट में क्या सेम ब्राइटनेस के साथ बल्ब ग्लो होगा? नहीं, इसमें तो तीनों बल्ब सेम ब्राइटनेस से ग्लो होगा, लेकिन इसमें जो है सेम ब्राइटनेस से बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करो क्यों नहीं ग्लो होगा। पहला बल्ब का इसमें जो है, इसमें तीनों में वोल्टेज सेम जाएगा, तीनों वोल्टेज क्या जाएगा? सेम जाएगा। और अगर तीनों आइडेंटिकल है, तीनों क्या है? आइडेंटिकल, तीनों 100 वाट का है, तो तीनों के पास रेसिस्टेंस भी क्या होगा लगभग? अरे तीनों का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम। अरे तीनों 100 वाट का है,
100 वाट का बल्ब है, मतलब तीनों का रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। और अगर रेजिस्टेंस भी तीनों का सेम है, पावर जो वोल्टेज यहां से जा रहा होगा, वोल्टेज भी तीनों में क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, तो क्या तीनों करंट भी सेम यूज करेगा? अरे बोलो ना, जिसके वजह से इसका ब्राइटनेस जो बल्ब का, या फिर जो तीनों बल्ब ग्लो करेगा वो सेम ग्लो करेगा। जैसे कि हमारे घर में अगर जो एक रूम का पंखा स्लो चल रहा है तो सारा रूम का पंखा स्लो चल रहा होगा। अगर एक बल्ब धीमा जलता है तो सारा बल्ब धीमा जलता है हमारा घर में। क्यों? क्योंकि हमारा घर का जो पावर सप्लाई है उसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से पूरा घर का स्लो जाता। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर सीरीज में करंट किया जाएगा तो पहला जो सॉकेट है उसी पे हम लोग लगा देंगे फ्रिज। फ्रिज को जितना वोल्टेज यूज करना है वो पूरा का पूरा वोल्टेज अपने ही पास रख लेगा, ठीक है, और उसके बाद बचा खुचा वोल्टेज आगे पास करेगा। आगे पास करना अब है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन भी चालू कर दिए, बाकी वोल्टेज लास्ट में बल्ब भी नहीं जल रहा है बाकी उधर, समझ रहे, पूरा एकदम ऐसे जैसे 0 वाट का बल्ब जलता है 0.5 वाट का, वैसा बल्ब उधर जलेगा। समझे? ये क्या होगा, इसमें वोल्टेज जो है इसके पास जितना टोटल वोल्टेज रहता है ये वोल्टेज तीनों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तीनों में क्या हो जाएगा, वोल्टेज इसमें डिवाइड हो जाएगा, जिसके वजह से ब्राइटनेस बल्ब का जो है इसमें घटा हुआ मिलेगा, इसमें एक जैसा बल्ब नहीं जलते मिलेगा, ठीक है। अब नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट्स फ्यूज्ड। अगर एक बल्ब दोनों सर्किट से, इस सर्किट से भी एक बल्ब फ्यूज हो जाए, इस सर्किट से एक बल्ब फ्यूज हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तो सीरीज में तो अगर एक भी सर्किट फ्यूज हुआ, एक भी बल्ब फ्यूज हुआ, तो जिसको देखो फ्यूज होना मतलब ऐसे हो गया, देखो यहां तक करंट आया और उसके बाद करंट ही फ्लो नहीं हो रहा इधर, तो सर्किट कंप्लीट हो पा रहा है? नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इसमें सर्किट कंप्लीट अगर नहीं होगा तो बाकी बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन इसमें आप एक फ्यूज कर देते हैं, ठीक है, तो देखो यहां से करंट गया इसमें, अब यहां पे 3 रास्ता था इसके पास, इधर भी करंट गया, इधर भी करंट गया और इधर भी करंट, इधर करंट गया तो इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं जलेगा, लेकिन इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जल जाएगा, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, जल जाएगा, फिर बाकी करंट इधर से निकल के वापस सर्किट कंप्लीट कर देता है। समझ गए? इसके वजह से पैरेलल में जो है वो अगर जो कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो बाकी सर्किट जो है वो एक ही सर्किट ब्रेक होगा सिर्फ उस बल्ब का, बाकी जो है वो सर्किट कंप्लीट रह जाएगा। लेकिन सीरीज में सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा किसी भी एक बल्ब के फ्यूज हो जाने से, जिसके वजह से करंट आगे फ्लो नहीं होगा तो बाकी का बल्ब नहीं जलेगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, जो अभी बोल रहे थे वही आगे बोलो। 16 भी डाउट है? स्टेट ओम्स लॉ हो जाएगा। चलिए, अच्छा, इस चैप्टर में ओम्स लॉ जहां जहां बोलता है लिखने का, तो ओम्स लॉ देखते हो रट के रखना होता है, फिर डिफाइन 1 वोल्ट सब रट के, जिस दिन पूछ दे उस दिन तुमको याद होना चाहिए। समझ गए? ये बहाना कब बनाओगे कि सर हम लास्ट का 3 दिन जो बचेगा उसमें हम याद करेंगे, याद करने वाला पार्ट, तो बहाना ही रह जाएगा। अभी से रट के रखोगे, लास्ट वाला दिन तुम एक बार बस देखोगे जो याद होने लग जाएगा। समझ गए? अच्छा, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो तुम्हारा क्वेश्चन में मिल जाता है, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो तुम्हारा कहाँ मिल जाएगा? क्वेश्चन में। और जो पीडीएफ सेंड करते हैं सेट बी और सेट सी वाले बच्चे, ठीक है, सेट सी वाला बच्चा तो कम से कम इतना एनालाइज करेगा, देखो उतना हमारे पास में नहीं कि हम दिन भर बैठ सकते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमको पता है दिन भर भी अगर बैठा जाए ना तुम्हारे लिए फिर भी तुम रिजल्ट उतना नहीं दोगे। अगर दोगे तो हम स्कूल छोड़ करके बैठ जाए यहाँ पे, समझे, दिन भर। लेकिन ये नहीं ना है कि तुम 30 से बस 35 तक जा पाओगे, 30 से तुमको 60 हम नहीं दिलवा सकते हैं। समझ गए? हाँ, वो जब तक तुम खुद नहीं मेहनत करोगे तो। वो होता है ना सिल्वर स्पून वाला बच्चा, जिसको सब कुछ दे दिया जाए हाथ में करके, तो वो बच्चा बहुत बढ़िया नहीं करता है, उसको ठोकर लग जाता है। समझ गए? तो तुम लोगों को हाफ सिल्वर स्पून वाला बच्चा तो बना देते हैं हम। समझ गए? फुल बना देंगे तो फिर और गोबर हो जाओगे। कि इतना सारा काम ना जो बहुत सारा बच्चा खुद से एनालाइज करता है। समझ गए? पीडीएफ, फिर सब पीडीएफ पढ़ेगा, फिर देखो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको रटेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट होता है वैसा क्वेश्चन। तो तुमको कम से कम पीडीएफ जो मिला हुआ है वो 3 साल का, और इधर क्या मिला हुआ है तुम्हारा 3 गो सेट। इन 3 साल का पीडीएफ और इन 3 सेट में जो क्वेश्चन तुमको 2 या 3 बार दिख जाता, पीडीएफ में 2 से 3 बार दिख गया, वो क्वेश्चन को एकदम रट जाओ। और बाकी जो क्वेश्चन रहता है उन क्वेश्चंस को तुम बना लो कि अगर दोबारा पूछे अगर जो ऐसा लैंग्वेज वाला या फिर ऐसा क्वेश्चन तो हमसे छूटे नहीं। अच्छा, तुमको क्या लगता है जितना पढ़ाएगा उससे ज्यादा तो आएगा नहीं, जितना उस पीडीएफ में है या फिर जितना उससे ज्यादा नहीं आएगा, बस लैंग्वेज इधर उधर करेगा।
समझ गए? तो तुम्हारा दिमाग में जो चीज क्लिक होगा ना उस टाइम पे वो चीज तुम लिख दो। ऐसा मत सोचो कि हम जो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, लिखो तो सही, समझे? नहीं लिखने से अच्छा है कि कुछ लिख देना, समझे? चलिए इधर आते हैं। 3 नंबर में क्या है? Establish the relationship between 1 किलोवाट आवर। 36 पर 5 जीरो खत्म हो गया। चलो 6 जीरो है, 36 पर 5 जीरो है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है शायद। चलो यहां देखो, इसका तो उस दिन भी करवाए हैं जी। 1 किलो मतलब 1000, वाट के जगह वाट, आवर मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है? तो 1000 को 3600 से गुना करो, 36, 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो, वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 36 पर 5 जीरो जूल। इसको याद भी रखना है। जब पहला बारी पढ़ा रहे थे तो इसको बोले थे रट करके रखने के लिए, ठीक है? ये चीज हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर, अच्छा इसी चीज को अब चेंज कर देगा कि एक यूनिट को जूल में बता, तो फिर तुम लोग रोने लग जाओगे। एक यूनिट मतलब फिर से 1 किलोवाट आवर ही है, समझे? यस सर। हाँ, अगला बोलिए। सेक्शन डी। सेक्शन सी में लगभग क्वेश्चन हम करवाए हुए थे। साक्षी तुम्हारा ही पहला कॉपी उठाए थे चेक करने के लिए। अब देखो तुम, हाँ रात में चेक करने के लिए उठाए थे, समझे? अरे लेकिन इतना भयंकर नींद आने लग गया ना, ठीक है? रात में बहुत कुछ डिस्कशन भी था अपना, जो होता है ना फैमिली मीटिंग। फैमिली मीटिंग में मेरा फैमिली बहुत छोटा सा, मम्मी पापा और हम, समझ गए? तो फैमिली मीटिंग जो है वो ज्यादा दूर नहीं, खाते खाते भी हो जाता है हम लोग का, समझ गए? तो फैमिली मीटिंग ही ज्यादा लंबा चला गया। हम सोचे थे कि कॉपी चेक कर लेंगे 9 से 12, 3 घंटा, 9:30 से 12 के आसपास, 2.5 से 3 घंटा वो भी हो जाएगा। आज रात में बैठेंगे तो कम से कम 1 क्लास, फिर कल रात में बैठेंगे दूसरा क्लास। तुम लोग का आज रात को बहुत काम करना है, हमको क्वेश्चन ही बनाना है, और वो ये को नहीं 6 क्वेश्चन बनाना है। 3 सेट तुम्हारा हो जाएगा मैथ का, 3 सेट हो जाएगा तुम्हारा साइंस का, 6 सेट, ठीक है? क्या है? स्कूल में अभी छुट्टी लेने का आज सोचे थे, लेकिन स्कूल से पहले मैसेज आ चुका है कि इधर 10-11 दिन छुट्टी नहीं ले सकते, समझ गए? वो स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं उनकी मम्मी का डेथ हो गया है, समझे? तो प्रिंसिपल और 1-2 लोग जो पढ़ाने या फिर काम में लगे हुए होते स्कूल में, तो वो काम में लगे हुए नहीं है ना, समझे? उसकी वजह से स्कूल कमजोर हो सकता है, समझ गए? एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल मैन, और हम जब छुट्टी नहीं लेना है तो फिर नहीं लेना है। चलो इधर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम उस दिन क्लास में करवाए थे जी, तो उसके बाद भी देखो गलती किए हुए हो। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कटिंग सॉलिड डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो एकदम डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टर्न उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो यही तुम मार करके आई हुई है। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बोले थे, डायरेक्शन जहां के भी आएगा, हेलो, डायरेक्शन से स्ट्रेंथ का कोई लेना देना, डायरेक्शन का लेना देना डायरेक्शन से है। करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता या घटता नहीं है। करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट घटा देंगे मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स घटा देंगे मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। सिंपल सा बात है, समझे? मटेरियल ऑफ द कोर, जितना ज्यादा बढ़िया अंदर में, मतलब मटेरियल ऑफ द कोर जो बोल रहा है, जो अंदर में मटेरियल लगाते हैं उस पे डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? अलग अलग मटेरियल लगे उसकी वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। रेडियस ऑफ द कॉइल, जितना ज्यादा कॉइल का रेडियस, मतलब कॉइल अगर जो इतना बड़ा बड़ा बंधेगा, कॉइल अगर जो इतना बड़ा बड़ा बनेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और कॉइल अगर जो छोटा छोटा बनेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये सब क्वेश्चन अगर गलती कर रहे हो तो सोचते हो, क्वेश्चन चेक करते हैं उसका तकलीफ कितना होता है, जो बता चुके हैं उसके बाद गलती होता है, तो समझ गए? इतना ज्यादा तकलीफ कि अगर जो जहर रहे अगल बगल तो हम चाट जाए उसको। अरे सच में तकलीफ होता है उतना ज्यादा। तुमको इस चीज को मजाक के वे में हम बता देते हैं, वो अलग चीज, तकलीफ होता है बहुत अंदर से, समझ गए? इस वजह से ना अगला दिन कितना टीचर ऐसे भी आएंगे, अगला दिन आ करके और धो देंगे पूरा बच्चा को। समझ गए? ये गलती कैसे हो सकता है? 11 ऑब्जेक्टिव में अगर जो तुम्हारा 11 ऑब्जेक्टिव में अगर जो 8 ऑब्जेक्टिव पहले से बताए हुए क्लास में, और 8 ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा अगर जो 4-5 को सही हो रहा है, समझ रहे हो कितना गलती है? 8 का 8 सही होना चाहिए।
तो और उन 3 ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगा और सही करना। 11 ऑब्जेक्टिव में ना अभी भी अगर तुम लोग मात्र 10 ऑब्जेक्टिव, ये 6 ऑब्जेक्टिव या 7 ऑब्जेक्टिव पे रह रहे हो, कोई भी बच्चा, या 5 ऑब्जेक्टिव पे रह रहे हो, तो कितना गंदा बात है ये। ठीक है, मिनिमम 7 से 8 ऑब्जेक्टिव सही कर लेना है अब इस टाइम पे आकर के, वो भी देखा हुआ क्वेश्चन के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो देखा उसमें तो कम से कम सही। सब्जेक्टिव चलो छोड़ो, गोली मार दे सब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव तो जो देखे वो तो बनना चाहिए सबका, समझे। सब्जेक्टिव हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल करके निकलते हैं, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तुमको एनसीईआरटी बुक पढ़ करके, और नहीं तो फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ने का टाइम नहीं तो बाकी तो बच्चा मोबाइल से मारिए रहा है एकदम पूरा घपला, है ना, कि पूरा एकदम हमको देखना थोड़ी है क्वेश्चन, एक बार सोचना थोड़ी है। क्वेश्चन आया यहाँ पे पीडीएफ में, ओके, सीधा गूगल से स्कैन होगा और छाप देंगे, नहीं फायदा होगा, लिख के देते हैं। क्वेश्चन पहला स्टेप है पढ़ना, खुद से सोचना, नहीं बनेगा 2 गाली खुद को देना, समझे, 2 गाली खुद को देना कि छी क्या पढ़ते, कितना गंदा पढ़ रहे हैं हम, समझ गए। लड़का लोग तो है भी दे सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को गूगल पे या कहीं से लेंस पे, जो भी जहां से तुमको आंसर मिलता है सही, ठीक है, वहां पर रख करके उसका सॉल्यूशन पढ़ना, फिर उसको बंद करना और फिर अपने वर्ड्स में लिखना। राइटिंग स्किल कैसे आएगा? नहीं तो फिर तुम वही करोगे, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उसी क्वेश्चन को तुम फिर से एग्जाम में लिख दोगे, समझे। जब तक तुम उसका आंसर पढ़ करके, और इतना कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ो कि अगर ये 10 लाइन पढ़े तो 8 लाइन झट से ना लिखना है जी तुरंत, तो 8 लाइन लिख दे, 9 लाइन लिख दे। और ये आज से नहीं, हम 6 महीना से बोल रहे हैं, जब से जो बच्चा यहाँ पहले से पढ़ रहा है उसको तो 2 साल से बता रहे हैं, 9वीं क्लास से बोल रहे हैं ये चीज, ठीक है। साइंस में आंसर लिखना इतना इजी थोड़ी है, मैथ का कैलकुलेशन टफ है और साइंस का आंसर लिखना टफ है। आंसर राइटिंग साइंस में आ सकता है बार बार लिखने से, समझे। चलिए ना, हमको भी जाना था, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। उसका आंसर एक बार आप किसका 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 क्या था? क्या ऑप्शन ले रहा है, कौन रहा है? तुम्हारा वहीं रखा हुआ रह गया, चलो घर के पास दे देते हैं। मीडिया मतलब सेट नंबर 2 में। बोलो क्या दिक्कत है? इसका फोन में अलग अलग दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है, नहीं सर बता रहे यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, लिस्ट काउंट यही ना है। अच्छा, 0, कोई बच्चा बोल सकता था 0, तो 0 ऑप्शन में है, सबसे पहली बात तो 0 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। लिस्ट काउंट यही है। अब तुम सोचो यहाँ पर अगर जो छोड़ो, स्केल तुम्हारा है वहां समझते हैं, यहाँ 0 रहेगा और यहाँ लिखा रहता है 1, इसके बीच में छोटा छोटा कितना डिवीजन रहता है? 10 से 1 डिवीजन, यहाँ देखो है ना, 1 डिवीजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना डिवीजन है? 10। वैसे स्केल के बीच में कितना डिवीजन रहता है? 10। तो 1 सेंटीमीटर को अगर जो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम काउंट निकल जाएगा। तो मिनिमम काउंट कितना आ गया? 0.1। और इसी चीज को ना मिलीमीटर लिखते हैं जी। तो मिनिमम काउंट एक स्केल में कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है। अब यहाँ पर समझो, सबसे पहला जो है पॉइंट हमारा कितना गया है? 1.5 वोल्ट का। और इसके बीच में कितना डिवीजन लगा हुआ है? 10। तो 1.5 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.15 वोल्ट। क्लियर है? अब 0.15 वोल्ट, यहाँ देखो रीडिंग कहाँ तक दिखा रहा है? यहाँ। तो 1.5 से फिर 0.15 और 0.15, 2 पॉइंट और आगे बढ़ गया है। तो 1.5 प्लस 2 गुना 0.15, 1.5 प्लस 0.3, तो कितना आ गया? 1.8। ठीक है? किसका? अच्छा चलो ना।